नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के खिलाफ कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। अरब देशों की इस बैठक में कतर पर इजरायली हमले की आलोचना करने के साथ ही दूसरे देशों को लेकर उसके रवैये पर भी सवाल उठाए गए। पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया कि इजरायल को संयुक्त राष्ट्र में मिली मान्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। और अब तो अमेरिका ने भी नेतन्याहू से दूरी बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को साफ चेतावनी दी है कि उन्हें कतर को लेकर अपने रुख में बदलाव करना होगा, तो संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की मान्यता हो जाएगी खत्म। मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ खोला मोर्चा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। क्या फलस्तीन संघर्ष में ईरान की होगी एंट्री? सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इजरायल को झुकाने की कही बात। दोनों देशों में फिर शुरू हो सकता है टकराव। यूरोप की रूस से युद्ध की तैयारी तेज। पोलैंड की नेटो सैनिकों की तैनाती को मंजूरी। यूक्रेन की तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी के बाद फैसला। नेपाल में अंतरिम सरकार का हुआ कैबिनेट विस्तार। कार्यभार संभालते ही पीएम सुशीला कार्की के खिलाफ शुरू हुई नारेबाजी। हिंसा में हुए नुकसान से उबरने की कोशिशों में जुटा नेपाल। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे लंबे जानवर जिराफ के रहस्य को। उसकी लंबी गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं मौजूद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को बताया तर्कहीन। कहा नहीं करेंगे कोई समझौता। अमेरिका ने ब्राजील पर लगाया है 50% टैरिफ। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। भड़क गया उत्तर कोरिया। कहा बुरे नतीजे लाएगा ये लापरवाह शक्ति प्रदर्शन। जापान में 1 लाख की आबादी पार कर गई 100 साल की उम्र। 55वीं बार बना ये रिकॉर्ड। जापान की एजेंसी ने जारी की रिपोर्ट। नेपाल, फ्रांस के बाद अब फिलीपींस में सरकार के खिलाफ आक्रोश। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने लोगों से की शांति की अपील। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में फैले भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी। तो कतर पर इजरायल का हमला बैकफायर कर गया है। अब इजरायल बुरी तरह से फंस गया है। नेतन्याहू भले ही ये दावा कर रहे हो कि जरूरत होगी तो वो फिर से हमला करेंगे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका से लेकर इजरायल के अंदर तक नेतन्याहू के फैसले का विरोध हो रहा है, उससे साफ है कि नेतन्याहू भी अब ऐसे फैसले लेने से पहले बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू से कहा है कि कतर को लेकर अपने रुख में बदलाव करे। इजरायल को हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि कतर अमेरिका का बड़ा सहयोगी है। कतर के अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं। हमारा मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उदीद कतर में है। कतर में करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, इसलिए भविष्य में कतर पर कार्रवाई से दूर रहें। तो वहीं दूसरी तरफ कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए। बैठक में दोहा पर हुए हमले की निंदा की गई। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि दुनिया को दोहरे मापदंड अपनाना बंद करना होगा। इजरायल को उसके अपराधों के लिए दंडित करने की जरूरत है। तो अरब लीग ने कहा कि कतर अकेला नहीं है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश देता है। संदेश साफ है कि कतर अकेला नहीं है। अरब और इस्लामी दुनिया उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। इजरायल के बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार के कारनामों के सामने चुप्पी उसका हौसला बढ़ाएगी। ऐसे में हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। गजा में 2 साल से जो तबाही इजरायल ने मचाई है, उस पर अंतरराष्ट्रीय चुप्पी के चलते ही कतर पर हमला हुआ। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि अगर इजरायल के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इसके बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। ऐसे में इजरायल की जवाबदेही तय की जानी जरूरी है। उन्होंने इजरायल से मुकाबले के लिए इस्लामी देशों की संयुक्त सेना बनाने की भी पेशकश की। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायल की सदस्यता को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान की तरफ से दोहा की बैठक में पेश किए गए प्रस्तावों में युद्ध अपराधों के लिए इजरायल को जवाबदेह ठहराना, इजरायल के खिलाफ ज्वाइंट अरब इस्लामी टास्क फोर्स का गठन, इजरायल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता निलंबित करना, सदस्य देशों की ओर से दंडात्मक उपाय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए कैदियों की अदला बदली, गजा में स्थायी युद्ध विराम और बेरोक टोक मानवीय पहुंच, 2 स्टेट सॉल्यूशन से फलस्तीन मुद्दे का हल शामिल है। मुस्लिम देश एकजुट होकर इजरायल पर कार्रवाई की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू गजा पट्टी को खाली कराने का फैसला कर चुके हैं। गजा पर इजरायल का सैन्य अभियान चल रहा है और अब यह भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू गजा के साथ वेस्ट बैंक पर भी कब्जे की तैयारी में है।
इजराइल की स्थापना के बाद से फलस्तीनी लोग जमीन के दो अलग अलग टुकड़ों में फंसे हुए हैं। इनमें से एक गजा पट्टी है, जिसके पूर्व में इजराइल और पश्चिम में भूमध्य सागर है। वहीं दूसरा वेस्ट बैंक है, जिसके एक ओर जॉर्डन और मृत सागर है और बाकी तीन तरफ इजराइल है। एक्सियोस समाचार पोर्टल ने एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा कि नेतन्याहू अमेरिका से सवाल करने वाले हैं कि वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर उसका क्या रुख है। अगर अमेरिका ने मंजूरी दी तो इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जे का भी अभियान शुरू कर सकता है। यानी मुस्लिम देशों को अब इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का वक्त आ गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजराइल को झुकाने को लेकर खामेनेई के बयान की। तो ईरान और इजराइल के रिश्तों में पहले से ही काफी तनाव है और ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर तो दोनों देशों के बीच जुबानी बहस से लेकर मैदानी जंग तक आपने देखी। और अब गजा को लेकर एक बार फिर दोनों देश आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पहले से ही फलस्तीन के समर्थन में दुनिया के कई बड़े देश खड़े हो रहे हैं। इजराइल अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है, जिस पर पहले ही इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू काफी चिढ़े हुए हैं। और अब ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की तरफ से जो बयान सामने आया, उससे उनका गुस्सा और भड़क सकता है। खामेनेई ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फलस्तीन के बारे में कोई भी योजना अगर फलस्तीनियों की मर्जी के बिना बनाई जाती है तो वो सफल नहीं हो सकती। वहां कौन सरकार चलाएगा, ये फैसला भी फलस्तीनी लोगों की राय से ही होना चाहिए। एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के जरिए सभी फलस्तीनियों से राय ली जानी चाहिए। ये राय उन लोगों से भी ली जानी चाहिए जो जबरन फलस्तीन से बाहर कर दिए गए थे, चाहे वे मुसलमान, ईसाई या यहूदी क्यों न हो। वही तय करे कि उनके देश में कौन शासन करेगा। एक तरफ नेतन्याहू गजा के बाद अब फलस्तीन की वेस्ट बैंक पट्टी पर भी कब्जा करने की घोषणा कर रहे हैं। उनका कहना है कि फलस्तीन जैसा कोई राष्ट्र है ही नहीं। तो दूसरी तरफ खामेनेई फलस्तीन में जनता की मर्जी से सरकार के गठन की बात कह रहे हैं। ऐसे में फलस्तीन के मुद्दे पर दोनों देशों में टकराव बढ़ सकता है। खामेनेई ने आगे यह भी कहा है कि फलस्तीनी लोगों को अपने हक के लिए राजनीतिक और सैन्य संघर्ष तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि फलस्तीन पर कब्जा करने वाले लोग फलस्तीनी राष्ट्र के वोट के आगे झुक न जाएं। अगर विरोध करने वाले डटे रहें तो इजरायली सरकार से यह मांग मनवाई जा सकती है। जिस तरह की मांग खामेनेई कर रहे हैं, उससे यह तय माना जा रहा है कि इजरायल भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देगा। वो कभी भी इसे मंजूर नहीं करेगा। जिस पर खामेनेई ने भी ये कहा कि हम जानते हैं कि इस तरह के रेफरेंडम के लिए ज़ायोनी शासन यानी इजरायल कभी तैयार नहीं होगा, जैसा कि कुछ लोग कहते भी हैं। लेकिन कभी कभी सरकार को कोई बात पसंद नहीं आती और वो उस पर थोपी जाती है। अगर प्रतिरोध करने वाले मूल निवासी अपना संघर्ष जारी रखते हैं तो ये होगा। यानी उन्होंने इजरायल को झुकाने के लिए फलस्तीनी लोगों से उनका संघर्ष जारी रखने की बात कही है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब बगदाद में फलस्तीनी रेफरेंडम किताब का विमोचन हुआ, जिसमें खामेनेई के जनमत संग्रह वाले इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है। इस किताब में भी गैर मूल निवासियों की वापसी, सभी फलस्तीनियों को वोटिंग अधिकार और संघर्ष जारी रखने की बात कही गई है। जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इजरायल फलस्तीन संघर्ष अभी और लंबा चलने वाला है। लेकिन क्या ईरान भी इस संघर्ष में शामिल होगा? अगर ऐसा हुआ तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब अगली खबर में बात होगी रूस यूक्रेन जंग की। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का रुख अब बदलने वाला है। नाटो अभी तक यूक्रेन की हथियारों से मदद कर रहा था, लेकिन अब नाटो और रूस के बीच जंग शुरू होने वाली है। नाटो की तरफ से रूस बॉर्डर पर सेना उतार दी गई। पोलैंड सरकार ने अपनी जमीन पर नाटो सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री में पोलिश क्षेत्र में नाटो के सैनिकों की तैनाती की बात कही गई है, जिसके बाद रोमानिया सरकार ने भी ऐसा ही कदम उठाया। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार नाटो गठबंधन में इस तरह की हलचल है। दरअसल पोलैंड में 10 सितंबर को और इसके 3 दिन बाद रोमानिया के हवाई क्षेत्र में 13 सितंबर को रूसी ड्रोन उड़ते दिखाई दिए। यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ने के बाद पहली बार नाटो और रूस के बीच सीधे टकराव के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से इस बात से इनकार किया गया कि उसके ड्रोन ने पोलैंड या रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। रूस का कहना है कि ये ड्रोन यूक्रेन की ओर से तैनात किए गए थे। किसी देश पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन रूस को डराने की कोशिश की गई तो जवाब दिया जाएगा और रूस की तरफ से जवाब दिया भी जा रहा है। रूस ने बैरेंट सागर में एक लक्ष्य पर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी है और सुखोई Su-34 सुपरसोनिक लड़ाकू बम वर्षकों ने बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान भारी बमबारी की है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जिरकॉन मिसाइल टेस्ट का वीडियो भी जारी किया गया। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता रखता है।
सैन्य अभ्यास के दौरान रूस ने सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर Su-34 से भी बमबारी कर नाटो को डराने की कोशिश की। आप जानते ही होंगे कि रूस इन दिनों बेलारूस के साथ मिलकर ज़पद 2025 नाम से युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन समेत दर्जन भर से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। बेलारूस में यह सैन्य अभ्यास 12 सितंबर से शुरू हुआ है। वैसे रूस और बेलारूस दोनों ने कहा है कि यह अभ्यास पूरी तरह से रक्षात्मक है और उनका किसी भी नाटो देश पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन नाटो इससे चिंता में जरूर दिख रहा है। रूस और बेलारूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी नाटो के साथ मिलकर ईस्टर्न सेंट्री अभ्यास शुरू करने की बात कही। जिस तरह से नाटो और रूस की तरफ से तैयारियां हो रही हैं, उससे इस बात की आशंका है कि एक छोटी सी गलती दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन इस दौरान जितनी संपत्तियों का नुकसान हुआ, जितने लोगों ने अपनों को खोया, उन सब से उबरने में अभी नेपाल को काफी वक्त लगने वाला है। हर तरफ आगजनी और लूटपाट के बाद देश की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की इमारतें फूक चुकी हैं। हालात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को नए सिरे से तैयार करना पड़ा। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट अस्थायी तंबू में चल रही है। वैसे तो कोर्ट बहुत ही सामान्य तरीके से टेंट में भी अपनी कार्यवाही पूरी कर रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि अदालत के बहुत से दस्तावेज भी आगजनी की घटनाओं में जल चुके हैं या खो चुके हैं। ऐसे में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद से ही पीएम सुशीला कार्की एक्शन में आ गई है। सरकार के कैबिनेट के विस्तार की तैयारियां चल रही हैं, जिनमें प्रमुख मंत्रियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को प्रमुख तौर पर 3 नाम भेजे गए थे, जिनमें ओम प्रकाश अर्याल को गृह मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान घीसिंग को ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद तीनों मंत्रियों ने 15 सितंबर को पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा नेपाली क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पारस खड़का का नाम युवा एवं खेलकूद मंत्रालय के लिए तय माना जा रहा है और उद्योगपति असीम मान सिंह बसनेत को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात मंत्री बनाए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी नेपाल में अब राजनीतिक अस्थिरता खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन सुशीला कार्की के पदभार संभालते ही उनके खिलाफ भी प्रदर्शन देखा गया। बीते दिन देर रात तक लोगों ने उनके आवास के बाहर नारेबाजी की। ये लोग प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के परिजन थे। वो सुबह से ही सुशीला कार्की से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो वो कार्की के सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और पीएम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद से पीएम आवास के बाहर पुलिस ने एक सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस बीच पीएम कार्की ने घोषणा की कि इस आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या 72 हो चुकी है। इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। और अब चलते चलते में बात करेंगे जिराफ और उसकी लंबी गर्दन के रहस्य की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है? ये कोई जादू तो नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। हमें से ज्यादातर लोग ही जानते हैं कि जिराफ एक शाकाहारी जानवर है जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी लंबी गर्दन का राज क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों की ही तरह जिराफ की गर्दन में भी 7 हड्डियां होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिराफ की हर हड्डी बहुत लंबी होती है, लगभग 10 इंच तक, जिससे उसकी गर्दन इतनी लंबी दिखती है। ज्यादातर स्तनधारियों यानी मैमल्स की गर्दन में 7 हड्डियां ही होती हैं। इसके कुछ ही अपवाद हैं, जैसे स्लॉथ और मैनेटी। जिराफ के बारे में कुछ और रोचक जानकारी के बारे में बात करें तो जिराफ जुगाली करने वाले जानवरों में सबसे बड़ा होता है। ये उन जानवरों में से है जो सबसे कम सोते हैं, यानी दिन में सिर्फ 30 मिनट। जिराफ को कैमलोपार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका पुराना अंग्रेजी नाम है। ये नाम ग्रीक भाषा से लिया गया और इसका मतलब है ऊंट और तेंदुए जैसा, क्योंकि इसकी शारीरिक बनावट कुछ ऊंट जैसी होती है और शरीर पर तेंदुए जैसे धब्बे होते हैं। जंगल में जिराफ की औसत उम्र लगभग 25 साल होती है, जबकि चिड़ियाघरों में ये 30 साल से भी ज्यादा जी सकता है। भारत में जितने भी जिराफ हैं, वे सब चिड़ियाघरों में रहते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इसकी अनुमानित संख्या लगभग 30-40 ही है, जो पटना, मैसूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम के चिड़ियाघरों में देखे जा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।